सोनू कॉलेज से घर लौट रहा था और आज सुबह से ही उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये देखकर उसकी दोस्त मीरा उससे कहती है, ये क्या सोनू, आज सुबह से तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? क्या तुम भी मीरा? ये भूत भूत कुछ नहीं होता, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद तुम्हें रात में ठीक से नींद नहीं आई सोनू, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एक काम करना, घर जाकर आराम से 2-3 घंटों के लिए सो जाना, फिर शाम को मैं नोट्स लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। मीरा आधे रास्ते से अपने घर के लिए मुड़ जाती है और सोनू अपने घर आ जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसकी माँ सुमन किचन से उसे आवाज लगाती है, बेटा घर आ गया, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नहीं माँ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर सोने के बाद खा लूंगा। क्या? अच्छा ठीक है बेटा। और माँ, पापा घर लौट आए क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरी दादी की तबीयत अभी सुधरी नहीं है, शायद पापा को लौटने में थोड़ा वक्त लगे, एक आध दिन और। सोनू अपने कमरे में जाता है और सारी लाइट्स बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है। थकान की वजह से लेटते ही उसे नींद आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ अजीब होता है। नींद में ही सोनू को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके सिर को सहला रहा हो। सोनू के पसीने छूटने लगते हैं। वो हिलने की कोशिश करता है मगर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। तभी सोनू को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कोई सोनू का सर सहलाते हुए धीमी आवाज में उसके कान के पास आकर कहता है, सोनू उठ जा बेटा। सोनू डरते हुए पलट कर देखता है और चौंक जाता है। उसके सिरहाने पर उसकी दादी बैठी हुई थी और वो बहुत ही बीमार नजर आ रही थी। दादी, आप यहाँ? क्या क्या पापा के साथ यहाँ आई? लेकिन सोनू की दादी कुछ भी नहीं कहती और एकटक उसे देखती रहती हैं। देखते ही देखते उनकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं। ये नजारा देखकर तो सोनू के होश ही उड़ जाते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। तभी अचानक से उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज उसकी दादी की नहीं थी, बल्कि सोनू, सोनू, सोनू उठ जा बेटा, सोनू। अचानक से सोनू की आंख खुलती है। उसके सिरहाने कोई नहीं बैठा था और उसकी माँ रसोई से चिल्लाकर उसे बुला रही थी। सोनू भागता हुआ बाहर आता है। क्या क्या हुआ माँ? मैंने यहाँ यहाँ मैं रसोई में बर्तन धो रही थी बेटा, और मुझे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा तू होगा, इसलिए मैं तुझसे बातें करने लगी। मैंने मैंने तुझसे पूछा कि क्या तू कुछ खाएगा, मगर जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने दोबारा पूछा। अपनी माँ की बात सुनकर तो जैसे सोनू के होश ही उड़ जाते हैं। मगर मैं तो अंदर सो रहा था माँ, तो ऐसा कैसे? हाँ, तभी मुझे आहट हुई कि जो कोई भी था वो तेरे पापा के कमरे की तरफ जाने लगा, और मैंने आवाज देकर पूछा कि सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा शायद तुम कुछ देखने जा रहे हो, इसीलिए मैं अपने काम में लग गई। मगर तभी एक जोर की आवाज आई, कुछ टूटने की। मैं भागते हुए अंदर गई तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था, लेकिन तेरे पापा और दादी का फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया था। मैं डरते हुए वापस आई तो मैंने देखा कि यहाँ सारे बर्तन इधर उधर जमीन पर पड़े थे, जैसे किसी ने इन्हें फेंका हो। ये देखकर मैं डर गई। क्या ये सब कैसे हो सकता है माँ? कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया ना? डरते हुए सोनू और उसकी माँ सुमन घर के चारों तरफ देखते हैं। ऐसा हो सकता था कि अभी भी वो आदमी घर के अंदर ही हो। उन्हें खतरा था, मगर तभी फोन की घंटी बजती है, जिससे वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। सोनू फोन की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि ये उसके पिता की कॉल थी। माँ, पापा का फोन आ रहा है। ला, मैं बात करती हूँ। सोनू अपनी माँ को फोन पकड़ा देता है। हेलो, क्या? हे भगवान, ठीक है, हम जल्दी आते हैं। सुमन के फोन रखते ही सोनू डरते हुए उनसे पूछता है, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? तेरी दादी को दूसरी बार हार्ट अटैक आया है और वो वेंटिलेटर में है। डॉक्टर का कहना है कि वो किसी भी वक्त ये दुनिया छोड़कर जा सकती हैं, इसीलिए पापा ने हमें गांव आने को कहा। सोनू ये सुनकर घबरा जाता है। उसे अपने सपने के बारे में याद आता है, जिसके बीच में ही वो नींद से जगा था। सब कुछ याद करके उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है, मगर खुद को संभालते हुए वो अपनी माँ से कहता है, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ माँ, और आप सब सामान रख लीजिए, शायद हमें गांव में ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा दादी के 13वीं और अंतिम संस्कार के लिए। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है बेटा,
मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ी ही देर में सारा सामान रखकर सुमन और सोनू गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। सोनू कार चला रहा था और सुमन उसके बगल में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। बेटा, मैं याद कर रही हूँ कि तेरी दादी को तुझसे कितना लगाव था। जब तू छोटा था ना, तो हर वक्त तुझे अपनी गोद में बिठा कर रखती थी, और जब तू बाहर खेलने जाता था तब भी हमेशा तेरे साथ जाती थी। क्या सचमुच माँ? लेकिन अगर दादी को मुझसे इतना ही लगाव था तो दादाजी के मरने के बाद वो हमारे साथ शहर में रहने क्यों नहीं आई? करीब 2 घंटे के सफर के बाद दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, और जैसे ही सोनू अपनी दादी के कमरे में जाता है, डेथ का टाइम शाम के 7:15। लेकिन सोनू की आंखें अपनी दादी की आंखों की तरफ से हट ही नहीं रही थीं। पास खड़े डॉक्टर तो कह रहे थे कि उसकी दादी मर चुकी है, मगर फिर भी अपनी सफेद आंखों से वो उसकी तरफ ही देख रही थी। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। नहीं नहीं नहीं, वो अभी भी मुझे घूर रही हैं। माँ, उनकी आंखें कितनी सफेद हैं, कितनी डरावनी। सुमन सोनू को लेकर बाहर जाती है और महेश अंतिम संस्कार की तैयारियां करवाने लगता है। गांव के सभी लोग और रिश्तेदार उस समय वहां मौजूद थे जब सोनू की दादी का शरीर दहन किया जा रहा था। सोनू उन आग की लपटों को देख रहा था, मगर फिर भी उसे कुछ बेचैनी थी, जैसे अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तभी पीछे से उसकी बुआ सुमन से कहती है, तुम लोग जानते थे माँ को सोनू से कितना लगाव था, फिर भी तुम उसे यहाँ वक्त पर लेकर नहीं आए। अरे अंतिम समय में भी उनकी जान उसी में अटकी थी, इसीलिए तो जैसे ही सोनू उनसे मिलने आया, उसी वक्त उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दीदी, आप तो सच जानती है ना, हम सोनू को यहाँ नहीं ला सकते थे। सोनू पीछे मुड़कर देखता है, मगर तभी बुआ और उसकी माँ बात करना बंद कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद पंडित जी वहां आकर सबसे कहते हैं, देखिए, माना जाता है कि मौत के बाद 13 दिन तक मृत की आत्मा अपने घर में रहती है। 13वीं के बाद ही वो ये दुनिया छोड़ कर जाती है। इसीलिए बेहतर होगा आप सब यहाँ उनके साथ उसी घर में रहें, ताकि उन्हें अकेला ना महसूस हो, और सारी पूजाओं को विधि विधान से कराएं। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। सोनू अपनी दादी के घर पूरे 15 साल बाद लौटा था। थकान इतनी थी कि अपने बचपन वाले कमरे में लेटते ही उसे नींद आ जाती है, लेकिन आंख बंद करते ही उसे अपनी दादी फिर से दिखाई देती है, जैसे वो उसी कमरे में उसके साथ हो। सोनू आसपास देखता है, मगर कमरे में अंधेरा था। वो अपने फोन में समय देखता है तो रात के 3 बज रहे थे। लेकिन तभी सोनू को खिड़की के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पायल पहनकर वहां चल रहा हो। बचाओ बचाओ बचाओ! थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग वहां आ जाते हैं। सोनू के पिता रमेश एक गहरी सांस लेते हैं और फिर अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, जिस छोटी बच्ची को तू देख रहा था वो तेरी बहन थी। हाँ बेटा, तू अकेला पैदा नहीं हुआ था, तेरी एक जुड़वा बहन भी थी। हाँ, मगर जब वो पैदा हुई तो वो बहुत कमजोर थी। तेरी दादी ने उसे उसी पेड़ के नीचे दफना दिया, मगर उन्हें इस बात का दुख हमेशा था, इसीलिए उन्हें तुझसे 2 गुना लगाव था। मगर वो इसको अपने साथ लेकर यहाँ से नहीं जा सकती थी। शायद इसीलिए वो तुझे सच बताने के लिए बार बार दिख रही थी। सोनू की बहन की ये सच्चाई उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देती है। मगर वाकई में उस दिन के बाद उसे उसकी दादी दोबारा कभी दिखाई नहीं दी, और न ही वो उस गांव के घर लौटकर दोबारा जाता है। मगर एक बात तो वो जान गया था कि मौत अंत नहीं होता। मौत के बाद भी दुनिया में बहुत कुछ होता है।